हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर नोट्स और इंग्लिशियंस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फायर एंड आइस, जो कि पोम 2 है। हमने पोम 1 डिस्कस की थी। तो पोम 1 वाज डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगेन पोम 2, इनके पोएट भी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज हम इसमें फायर एंड आइस में जो पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट पोम, अबाउट पोएट, literal meaning, then symbolic meaning, central idea or theme, poetic device, and then tone of the poet, rhyming scheme, and rhyming pairs. फटाफट अपनी नोटबुक निकालिए और ये आप लिख लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम फायर एंड आइस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका टाइटल। टाइटल इज फायर एंड आइस। अगेन यू हैव टू लुक एट द टाइटल वेरी केयरफुली। फायर का F कैपिटल, आइस का I कैपिटल। सो जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे दैट एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द फायर एंड आइस, F कैपिटल लिखेंगे एंड आइस का I कैपिटल लिखेंगे। नाउ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपकी जो पोम 1 थी डस्ट ऑफ स्नो, उसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे एंड इसके पोएट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था दैट ही इज़ अमेरिकन पोएट। अपनी विविड इमेजरी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सिंबॉलिक मीनिंग्स वाले पोम्स लिखते थे एंड इनकी जो सेटिंग होती थी रूरल या फिर विलेज सेटिंग होती थी। नेचर के ऊपर ये लिखा करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी नेचर के बारे में लिखा हुआ है एंड इसमें भी विविड इमेजरी का यूज़ किया गया है। नाउ लेट्स कम टू द लिटरल मीनिंग कि हमने एक बार पोम को पढ़ा और हम क्या समझ रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड, जो हमारा संसार है वो खत्म होगा किससे? फायर से। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संसार खत्म होगा आइस से। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, बट जितना मैंने टेस्ट किया है, जितना मैंने समझा है डिज़ायर को, लोगों की इच्छाओं को, लोगों में बहुत सारी इच्छाएं बढ़ चुकी हैं। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उनके साथ हूँ, उन लोगों के साथ हूँ। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर से डिस्ट्रक्शन का फेवर करते हैं, जो कहते हैं कि संसार खत्म होगा फायर से। एक बार फिर से पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा को। इसका लिटरल मीनिंग अभी हम देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड खत्म होगा फायर से, और कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड खत्म होगा आइस से। बट जितना मैंने टेस्ट किया है, मैंने समझा है, जाना है डिज़ायर को, लोगों में बहुत सारी इच्छाएं हो गई हैं। तो क्योंकि लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं हो चुकी हैं, तो मैं फेवर करता हूँ उन लोगों का। आई होल्ड विद दोज, कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि फायर का फेवर करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टैंजा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर इसको दोबारा से पेरिश होना है, पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट, वर्ल्ड को दोबारा से पेरिश होना है। मान लो फायर से पूरी तरह से वर्ल्ड ख़त्म नहीं होता, और अगर दोबारा से डिस्ट्रक्शन होती है, दोबारा से पेरिश होता है वर्ल्ड, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है कि मैंने हेट्रेट को बहुत ज़्यादा देखा है। लोगों में बहुत ज़्यादा हेट, घृणा बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि दूसरी बार डिस्ट्रक्शन किसने होनी चाहिए? आइस से। आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। आइस से डिस्ट्रक्शन हो ही जाएगी। एंड वुड सफाइस। एंड वुड सफाइस मीन्स कि हमारा जो मेन टारगेट है डिस्ट्रक्शन का, तो उस केस में आइस सफिशिएंट रहेगी डिस्ट्रक्शन करने के लिए, विनाश करने के लिए। सो फायर एंड आइस, इसमें बेसिकली अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं तो पोएट कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड एंड होगा फायर से, और कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड एंड होगा आइस से।
क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ायर लोगों में देखी है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं लोगों में देखी हैं, तो मुझे लगता है वर्ल्ड फायर से एंड होगा। बट अगर वर्ल्ड को दोबारा से पेरिश होना है, पेरिश ट्वाइस, दोबारा से होना है, तो मैं आइस को फेवर करूँगा, क्योंकि मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा हेट्रेड देखी है। नाउ लेट्स कम टू द सिंबॉलिक मीनिंग। अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो हम देखेंगे कि फायर एंड आइस सिंबलाइज कर रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है पोएट ने कि मैं फेवर करता हूँ फायर को, बट क्योंकि मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा डिज़ायर देखी है। सो फायर सिंबलाइजेस डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छा। तो अब आपसे अगर पूछा जाए फायर किसको सिंबलाइज करते हैं, आप नंबर 1 पे डिज़ायर लिखेंगे, क्योंकि बुक में आपका फायर को सिंबलाइज प्रॉपरली डिज़ायर दे रखा है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर तो लिखोगे नहीं, आपको इसके और मीनिंग्स भी देने हैं। तो फायर सिंबलाइजेस डिज़ायर एज वेल एज एवरिस। एवरिस मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक होती है डिज़ायर इच्छा, एवरिस मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा। ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच। लस्ट, तो फायर डिज़ायर, एवरिस, ग्रीड और लस्ट को सिंबलाइज कर रहा है, जबकि आइस, आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट को। आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है, हेट। तो सबसे नंबर 1 पे आप अगर लिखेंगे आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है, तो आप हेट लिखेंगे। उसके बाद और चीज़ें लिखेंगे, जैसे कोल्डनेस। कोल्डनेस मतलब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमारा बिहेवियर कोल्ड हो गया है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों में क्या हो रहा है, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनको कोई परेशानी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट वी आर कोल्ड। हम इनडिफरेंस, हम लोग इनडिफरेंट हैं, मीन्स अगेन कोल्डनेस का ही इसका सिनोनिम है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिसको जो मर्जी होता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हेट्रेस, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, ये सारा आइस सिंबलाइज कर रहा है। एंड फायर का डिज़ायर, एवरेज, ग्रीड, लस्ट। तो फायर का जो सिंबलिज्म है, डिज़ायर नंबर 1 पे लिखोगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे। आइस को जो सिंबलाइज कर रहा है हेट, इसको आप नंबर 1 पे लिखोगे, और इसके बाद बाकी सारे लिखोगे। तो पोएट ही कहना चाहते हैं, अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग इस पोम का देखें, पोएट कहना चाहते हैं क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो गई है, एवरेस्ट हो गई है, ग्रीड हो गई है, लस्ट हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि लोग इसी तरीके से जल जल के परेशान होकर ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर कहते हैं अगर उससे भी नहीं पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन होती और दोबारा से डिस्ट्रक्शन होगी, तो क्योंकि लोगों में इतनी ज़्यादा नफ़रत है, इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिविटी है, इतनी ज़्यादा कोल्डनेस है कि लोग इस हेट्रेड की वजह से मर जाएंगे, वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का अब हमने सिंबॉलिक मीनिंग देखा है। नाउ लेट्स कम टू द सेंट्रल आइडिया या इसकी थीम। पोएट ने कुछ ना कुछ सोच समझ के तो ये लिखा होगा, सो इसकी हम सेंट्रल थीम देखेंगे। सेंट्रल थीम बेटा यही है कि टू मच ऑफ इमोशन, कोई भी इमोशन जो बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि चाहे वो इमोशन हो डिज़ायर का या फिर इमोशन हो हेट का, इट इज़ एनफ, ये एनफ है टू एंड द वर्ल्ड। मतलब हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे में इमोशंस ज़्यादा हो जाएंगे, चाहे वो डिज़ायर वाला, लस्ट वाला, ग्रीड वाला या फिर हेट्रेड, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस वाला, तो ये दोनों ही इमोशंस हमारे लिए सही नहीं है और इसी की वजह से वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। तो दिस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम। बेसिकली इसमें बोला गया है कि डिस्ट्रक्शन होगी डिज़ायर से या फिर हेट्रेड से। ये दो चीज़ें हैं, ये दो बिल्कुल ऐसे वाले इमोशंस हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगी। नाउ लेट्स कम टू द पोएटिक डिवाइस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइमिंग स्कीम। ठीक है, राइमिंग स्कीम के लिए हमने आपको बताया है कि हम जो लास्ट वाला जो वर्ड है उसको हम देखते हैं। फायर को हमने दे दिया ए, आइस क्योंकि फायर से राइम नहीं कर रहा, दिस इज बी। डिज़ायर फायर से राइम कर रहा है, ए। फायर अगेन ए। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी ए ए। सेकेंड की ट्वाइस
किसी से नहीं कर रहा, तो सी, हेट डी, आइस ट्वाइस को वो कर रहा है, ग्रेट डी एंड सफाइस अगेन सी, तो सी डी सी। ठीक है, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अगर पूरी की पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम देखेंगे तो ए बी ए सी डी सी, सो दिस इज द राइमिंग स्कीम। और आप कम टू द पोएटिक डिवाइस विच इज माय फेवरेट टॉपिक। पोएटिक डिवाइस बेटा, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड। जरूरी नहीं है वो शुरुआत में, सेम वॉवल साउंड का जो रिपीटिशन होता है, वॉवल साउंड रिपीटिशन। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड दोज हु फेवर, ओ की जो इसमें जो साउंड है इसमें जो ओ की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो इस लाइन में क्या है आपका? एसोनेंस। देन लेट्स कम टू द अनदर पोएटिक डिवाइस विच इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन सम से वर्ल्ड विल, सा डब्ल्यू, सो रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड। तो सेम साउंड का क्योंकि इसके अंदर रेपिटेशन है, सा वा, तो इसी वजह से इसमें कौन सा है? एलिट्रेशन। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर है सिंबॉलिज्म। ऑब्वियसली सिंबलाइज कर रहे हैं, फायर सिंबलाइज कर रहा है डिजायर को एंड आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट्रेड को, तो ये सिंबलाइज कर रहे हैं, तो इसमें सिंबॉलिज्म है। देन अगेन जहाँ सिंबॉलिज्म है वहाँ मेटाफर भी है, क्योंकि फायर मेटाफर है डिजायर का एंड आइस मेटाफर है हेट का। देन वी हैव एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट मैंने बताया था, लाइन कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी फुल स्टॉप, विदाउट एनी पंक्चुएशन। देखिए फायर के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, जबकि इधर आई, तो ये वाली पूरी की पूरी लाइन में क्या है? एंजैम्बमेंट। एक ही सिंगल लाइन है बट उसको डबल लाइन में कर रखा है। ऐसे ही ये वाली जो दो लाइन्स हैं, डिज़ायर के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, सीधा फायर में, तो इसमें भी क्या है? एंजैम्बमेंट। ठीक है, ट्वाइस के बाद इधर आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से, ये पूरे की पूरी 3 लाइन्स में अगेन एंजैम्बमेंट है। सो एंजैम्बमेंट में लाइन कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी फुल स्टॉप और विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। सो इसमें ये पोएटिक डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एक और आपका जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज एनाफोरा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर फर्स्ट लाइन में भी सम यूज हुआ है, सेकेंड लाइन में भी सम यूज हुआ है, तो दिस इज एनाफोरा। सेम वर्ड या फिर सेम फ्रेज से अगर शुरू हो रहा है तो वो क्या होता है? एनाफोरा। फॉर एग्जाम्पल इसमें सम से, तो सम से दोनों लाइन सम से शुरू नहीं है, तो दैट इज एनाफोरा। ठीक है, तो ये सारे आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। Now let's come to the tone of the poet. इसमें क्या पोएट घबराए हुए हैं? क्या टोन है? नहीं, इसमें पोएट घबराए नहीं हुए, इनफैक्ट ही इज काम एंड कंपोज्ड। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं द टोन ऑफ द पोम इज काम एंड कंपोज्ड। सेकंड, वो आपको वार्न कर रहे हैं, तो एक टोन कैसी है? वार्निंग टोन है, तो इस वार्निंग टोन को हम डाइडैक्टिक टोन भी कहते हैं। सो टोन कहती है डाइडैक्टिक, इन विच ही इज वार्निंग कि हमें जल्दी से जल्दी अपनी डिजायर और हेट्रेड हटानी पड़ेगी, अदरवाइज यही हमारी डिस्ट्रक्शन का कॉज हो जाएगा, यही हमारे सर्वनाश का कॉज हो जाएगा। सो दिस इज द टोन ऑफ द पोम। सेंट्रल आइडिया आपको पता लग गया। टू मच ऑफ एनी इमोशन, चाहे वो डिजायर हो चाहे वो हेट्रेड हो, वो हमारे वर्ल्ड को एंड कर ही देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फायर एंड आइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। पर्सनल ट्यूशंस भी लेती हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।